बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुश आमदीद इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। दिन का आगाज़ करने से पहले आप ये सोचा करें कि आज के दिन जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना है, दूसरों के लिए हमेशा से पॉजिटिविटी बांटनी है, इससे ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और आपके दिन का मकसद कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। और आज के अगर प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि हेल्थ जो है वो फैसलाबाद का हमेशा से एक बुनियादी मसला रहा है। तिबी सहूलियात फैसलाबाद में किस तरह से मिल रही हैं, BHUs जो कि बुनियादी हेल्थ यूनिट्स हैं और रूरल हेल्थ यूनिट्स को प्राइवेट किया गया था ताकि मरीज़ों को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाए। क्या ये मकसद कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक तरफ हम बात करते हैं एक ऐसे माशरे की जहाँ पर मसावत हो, जहाँ पर अदल हो, जहाँ पर इंसाफ हो, जिसका दर्स हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। क्या आज के दौर में ये तकाज़े पूरे हो रहे हैं या नहीं? अगर नहीं हो रहे तो किस तरह से हम इस्लामी माशरा तश्कील दे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ गोल्ड के हवाले से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमत दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज कीमत कम हुई है या नहीं, करेंसी का क्या रेट है, ये भी जानेंगे हम हमारे आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले दिन को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है कि मौसम, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी और अपना पूरा दिन प्लान कर रहे होते हैं। तो देखते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज का मौसम ज़रा शदीद गर्म दिखाई दे रहा है। सुबह से हब से सफोकेशन है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम रज़ा, बताइएगा कि फैसलाबाद के मौसम के हवाले से फ़र्दर क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और हवाएं भी किसी हद तक साकिन होती दिखाई दे रही हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो शहर फैसलाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि महसूस 40 डिग्री किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत यूं लग रहा है जैसे बढ़ती चली जा रही है। दिन गुजरने के साथ साथ सूरज आबोताब के साथ मज़ीद चमकता है और गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी कर देता है। और गुज़िश्ता रोज़ में यूं महसूस हो रहा था कि रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जा रही थी। गर्मी की शिद्दत रात के औकात में ख़ास तौर पर कम हो रही थी, लेकिन अब फिर से रात गए शहर फैसलाबाद के अंदर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। हफ्ज़दा माहौल हो रहा है और हवाएं भी साकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 60% है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार चल रही हैं। सुबह के औकात में खास तौर पर ये हवाएं महसूस तो होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है तो हवाएं भी साकिन हो जाती हैं और गर्मी जो शिद्दत है वो भी बढ़ जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से मज़ीद और गर्म रहेगा। तिबी माहिरीन का कहना है कि एहतियात ज़रूर करें और अगर आप बाइक पर सफ़र कर रहे हैं तो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। अगर आपको करना पड़ता है और आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं तो सर को ढांपे, काले चश्मे का इस्तेमाल करें और वक्फे वक्फे से पानी पीते रहें ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या और उसके साथ कोई भी बीमारी जो है वो आपको छू ना सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम तो वाकई फैसलाबाद का गर्म दिखाई दे रहा है। रात को मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाता है और उसके साथ एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत पर किसी भी मौसम के असरात ना हो, क्योंकि सेहत जो है वो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर शहर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। इस शहर की सबसे बुनियादी ज़रूरत ये है कि यहाँ पर हेल्थ के जितने भी मसाइल हैं इन्हें हल किया जाए। इस तनाजुर में BHU और RHCs को प्राइवेट किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि मरीज़ों को जो भी खवारी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जो उनकी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा किया जाए। अब ये देखना है कि ये चीज़ें जो जिस तहत ये RHCs या BHUs जो है प्राइवेट किए गए थे वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अज़ादार हुसैन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली नारू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अज़ादार हुसैन, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। एक बड़ा शहर है, बड़े मसाइल हैं, हेल्थ सेक्टर को बेहतरी के लिए हमने देखा है कि रिफॉर्म्स भी आई हैं। BHUs को प्राइवेट किया गया, RHCs को प्राइवेट किया गया। इसका जो नतीजा है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं भी BHU RHC को प्राइवेट क्यों किया गया, सवाल तो पहले ये होना चाहिए था। आए रोज़ मुलाजमीन की हड़ताल, पैरामेडिक स्टाफ की हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल जो थी,
बुनियादी मराकज़ सेहत बंद हो जाते थे, RSC बंद कर दिए जाते थे। दो किस्म का निज़ाम चल रहा है महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन में। एक जो है शोबा ख़त्म कर दिया गया है और एक शोबा भी काम कर रहा है। ठीक है। हुकूमत का शोबा काम कर रहा है, एक प्राइवेट जो था निज़ाम चलाया जा रहा था इन BHU RSC के हवाले से कि यहाँ पर PHFMC पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो थी वो इन बुनियादी और देही मराकज़ सेहत का निज़ाम देख रही थी और मुलाजमीन की डिमांड ये थी कि हमें मुस्तकिल किया जाए। मुलाजमीन की डिमांड मुस्तकिल के हवाले से हम आए रोज़ देखते थे, वो एहतजाज करते थे। कभी वो फैसलाबाद में एहतजाज करते थे, कभी वो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करते थे, कभी वो सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस के बाहर एहतजाज करते थे, क्योंकि वो एक कंपनी थी और कंपनी के मुलाजमीन को, क्योंकि वो फार्म मैंने भी पढ़ा हुआ है, तो एक शिक के तहत उन्हें जो है वो परमानेंट मुस्तकिल मुलाजमीन को उनको नहीं किया जा सकता। मगर मुलाजमीन बाजिद थे कि हमें 20-20, 25-25 साल हो गए हैं तो हमें प्राइवेट किया जाए। इस तरह आए रोज़ की जो हड़ताल थी उससे हुकूमत भी परेशान थी, मुतलका जो इंतज़ामिया थी वो भी परेशान थी और इसके साथ सबसे ज़्यादा खर्च होता था मरीज़ों का जो इलाज के लिए आए हैं। देखें, बेसिक हेल्थ यूनिट जिसे BHU कहा जाता है, उसे मज़ीद अगर आसान करो उसे बुनियादी मरकज़ सेहत कहा जाता है। अब मरीज़ जो बुनियादी मरकज़ सेहत में गया है उसे वहाँ पर मामूली अमराज जो होते हैं, छोटे अमराज, उससे मुतल्लिक़ अद्वियात मिलेगी। नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, एलर्जी है, कोई आँख के हवाले से इन्फेक्शन है, ड्रॉप्स वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं। इस किस्म की वहाँ पे अद्वियात होती हैं। अब मरीज़ को उस 12-12, 13-13 देहात में हमने देखा है कि एक BHU मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम करा है। 12-13 देहात के बादी पर मुश्तमिल अगर किसी ने इलाज की सहूलत हासिल करनी है तो उसने नज़दीक जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, जो नज़दीक गाँव है, वहाँ का सफ़र करना है। अगर वो वहाँ पे पहुँचा है और उसे नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार की दवाई लेनी है और उसे पता चला है कि यहाँ पे हड़ताल है, यहाँ पे आज एहतजाज है, डॉक्टर चेक नहीं कर रहे, मेडिसिन नहीं मिलेगी, तो मायूस होता है और वापस घर को लौट जाता है। और जाहिर सी बात है उसके पास इतनी फैसिलिटेशन नहीं होती उस टाइम के वो किसी दूसरी जगह पे जाके अपना इलाज कर सके और जिस मकसद के तहत वो आया वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो जब मकसद पूरा नहीं हो तो हुकूमत भी ने जैसे बताया कि तंग थी। फिर उन्होंने क्या किया कि जी इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स रात को देखते थे कि डॉक्टर जितने भी वहाँ पे आ रहे हैं वो आते थे अपने इंडक्शन पॉलिसी के हवाले से नंबर मुकम्मल करने के लिए, ताकि आगे वो FCPS वगैरह दीगर जो शोबा जात हैं उनमें वो अपना एडमिशन वगैरह ले सकें, क्योंकि बेसिक हेल्थ यूनिट में जब वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे उन्हें 10 या 20 नंबर वहाँ से मिलेंगे। अब वो वहाँ पर जाकर हमने कई बेसिक हेल्थ यूनिट विज़िट किए हैं तो वहाँ पे वो डॉक्टर बैठे मरीज़ों को चेक नहीं करते थे। वो सरकार से तनख्वाह भी लेते थे और वहाँ बैठ के वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इम्तिहान की तैयारी करते थे और सिर्फ वो वहाँ पर पढ़ने पर मसरूफ़ रहते थे। चेक कौन करता था मरीज़ों को? वहाँ पे LHV LHS या जो डिस्पेंसर वहाँ पे बैठा है वो मरीज़ों को चेक कर रहा था और वही मरीज़ों को अद्वियात दे रहा था। हुकूमत इस बात के ऊपर भी नोटिस ले रही थी। अच्छा, ये जब तमाम चीज़ों पे नोटिस हुकूमत ने लिया है तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना इसे प्राइवेट किया जाए। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात मैं आपको एक और ऐड करता चलूँ कि ज़िला कौंसल की डिस्पेंसरियाँ थी, वहाँ से गुज़िश्ता दिनों डॉक्टरों की सीटें ख़त्म की गई। अच्छा, वहाँ पे हमने देखा है जो रिपोर्ट हमारे पास आई, जो हमने महकमा सेहत के अफसरान ने हमें बताया कि एक ज़िला कौंसल डिस्पेंसरी या जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे 12 से 14 अफराद पे मुश्तमिल अमला काम कर रहा है। सही। अच्छा, वहाँ पे मरीज़ कितने आ रहे हैं? वहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं 5-6 अमला 12-14 अफराद पे मुश्तमिल है, मरीज़ आ रहे हैं 5-6। अब सरकार ने देखा है कि ख़र्चा हमारा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, बिल्डिंग का उनकी बेशक अपनी है मगर बिजली का बिल है और इसमें दीगर जो लवाजमात हैं वो हुकूमत को अदा करने पड़े, वो काफ़ी महंगे पड़ते थे। फिर हुकूमत ने क्या किया, डॉक्टरों की सीटें वहाँ पे ख़त्म कर दी, क्योंकि ज़िला कौंसल की जो डिस्पेंसरियाँ थी वो गालबन 1954 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो मैंने देखा या सुना है, 1954 में गालबन ये वो ज़िला कौंसल की डिस्पेंसरी बनी थी। और डिस्पेंसरियाँ जो थी वो 70 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। इन डिस्पेंसरीज को ख़त्म करने के अलावा भी तो कोई हल निकाला जा सकता था। नहीं, देखिए वह जब ज़िला कौंसल की डिस्पेंसरी, मैंने जैसे बताया आपको 5 से 6 मरीज़ आ रहे हैं, ज़िला कौंसल की डिस्पेंसरी जो है वो तकरीबन 70 साल हो चुके हैं और उसकी हालत जो है वो खंडर के तरफ जा रही है और कई कमरे हमने देखे हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर कंडम करार देते हुए उन्हें ताले वगैरह लगा दिए हैं। हमारा जो है वो कभी भी ज़मीन बोस हो सकती है। ऐसे भी हमने ज़िला कौंसल की जो डिस्पेंसरियाँ थी उनके हालात देखे। फैसलाबाद में 54 के करीब ज़िला कौंसल की डिस्पेंसरियाँ थी। 54 में से मुझे याद जहाँ तक पड़ता है 42 या 38, ये इनमें दो में से एक फिगर होगी,
इन्हें कंडम कायदा तौर पर करार दिया जाए। इनकी इमारतों को ख़तरनाक करार दिया जा चुका था और वहाँ पर अमला फिर भी बैठा मरीज़ों को चेक कर रहा था। खुदा न खासा किसी वक्त भी कोई नाखुशगवार वाक़या जो था पेश आ सकता था। अब हुकूमत ने कहा कि 5 से 6 मरीज़ आते हैं, इनके ऊपर दोबारा से हम खर्चा करेंगे, दोबारा से ज़िला कौंसिल की इमारत को तामीर करेंगे या इसे जो है वो मरम्मत इसकी करवाएंगे तो खर्च अखराजात ज़्यादा होंगे। इसलिए हुकूमत ने कहा कि इन्हें ख़त्म करके जो नज़दीक बेसिक हेल्थ यूनिट है अमला यहाँ से निकाल कर उन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट में मुंतकिल कर दिया। बेसिक हेल्थ यूनिट का होता है कि बेसिक हेल्थ यूनिट की 2 किस्म की कैटेगरी है। ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरी की 1 किस्म की कैटेगरी है कि सुबह 8 बजे खुली, दोपहर को 2 बजे बंद होगी। बेसिक हेल्थ यूनिट का ये है कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक भी शिफ्ट चल रही है और कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट ऐसे हैं जो कि जच्चा बच्चा के तहत 24/7 इलाज की सहूलत फराम कर रहे हैं। फैसलाबाद में उनकी तादाद तकरीबन 88 के करीब है। फैसलाबाद में टोटल 167 बेसिक हेल्थ यूनिट आवाम को इलाज की सहूलियात फराम कर रहे हैं। इसमें से 88 के करीब जो है 24/7 है, जो बाकी रह जाते हैं वो हैं 6 घंटे कि 6 घंटे ड्यूटी को फ्रेशर अंजाम देते हैं। अब सरकार ने क्या किया, जैसे जैसे इनकी तादाद बेसिक हेल्थ यूनिट की 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे की, 24 घंटे तो कर दी, अमला वहाँ पर सरकार ने फराम नहीं किया। अब वहाँ पर अमले की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा और कई बेसिक हेल्थ यूनिट को हमने ताले भी लगे देखे हैं और बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की जान से रिपोर्ट्स भी इसकी पेश की गई कि बेसिक हेल्थ यूनिट को जब भी विजिट किया जाता है कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट ऐसे हैं वहाँ पे ताले लगे होते हैं। ताले इस वजह से लगे होते हैं कि एक शिफ्ट में एक LHV या LHS मौजूद है, अगर वो बीमार हो गई है, जो पहली शिफ्ट वाली थी वो ऑफ कर देते थे, फिर क्या होता था बेसिक हेल्थ यूनिट को ताला लग जाता था। अच्छा, तो ये भी बातें सुनने में आ रही थी, कभी हम किसी सोर्स से ये न्यूज़ सुन रहे थे, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कि रिपोर्टिंग भी कहीं ना कहीं उस तरह से सही नहीं की जा रही थी, रिकॉर्ड कीपिंग में भी मसले आ रहे थे। अच्छा, ये एक एलिमेंट भी था। बड़े एक मज़ाक़ा खेज़ बात है कि कई दफ़ा हमने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं कि जाली रिपोर्ट बनाई जाती थी डिलीवरी के हवाले से। अब क्या है जी, अब सरकार ने उन्हें टारगेट दे दिया कि फ़ी LHV या LHS ने इतनी डिलीवरियां हमें माहाना देनी है। अब वो क्या करते हैं जी, अब वो देखती हैं LHV LHS के हमारे पास तो ख़वातीन इतनी डिलीवरी के लिए आई नहीं, अगर हमने इतनी डिलीवरियां इस महीने ना की तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें शौकाज आएगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। खुनेवाला में बैठा हुआ था RSC में, तो वहाँ पर LHV थी, उसके साथ बात हो रही थी, तो वहाँ पता चला है कि जी नाइट की शिफ्ट में जो थी ना LHV, उसने एक लड़की का नाम लिखा है कि जी हमने इसे डिलीवरी की सहूलत फराम की। जब सरकार ने चेक किया तो पता चला है कि वो लड़की अनमैरिड है। बिल्कुल इसी तरह से ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हुसैन आ रही हैं कि हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग भी ठीक से नहीं की जाती है और RHCs जो BHUs को प्राइवेट करने का मामला है उसके रिजल्ट किस तरह से नज़र आ रहे हैं, इस पर फर्दर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही है बुनियादी तिबी सहूलियात के हवाले से कि फैसलाबाद में क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं मरीज़ों को। इसी तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो RHCs और BHUs की रिपोर्ट है, जिसे अक्सर औकात हमने देखा है कि बोगस भी करार दिया हुआ है, और ये तमाम तर मामला जो हैं इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मरीज़ों को भुगतने पड़ रहे हैं। मोहम्मद अली नारू, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है बड़ी कॉमन हमें देखने में मिल रही है, वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, तो प्राइवेटाइजेशन क्या हल आपको दिखाई दे रहा है? महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, मकसद ये होता है कि कोई भी हम जो चीज़ कर रहे हैं उसके जो नताइज हैं वो आवाम के लिए बेहतर हों, या कमोबेश वो जो सहूलियात थी वो आवाम को सही से मिल सकें, वो जिस भी सूरत में है, वो पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है। अब हमारे यहाँ पर एक रुझान पाया जाता है सरकारी सतह पर कि हम उस संजीदगी से काम नहीं कर पाते जिस संजीदगी से हमें करना चाहिए। उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं या बुनियादी अवामिल हैं वो ये कि जो पूछ गिछ का सिलसिला है वो सही से नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जो रिपोर्ट्स हैं या फिर माहानावार कारकर्दगी के ऊपर एक जायज़ा इजलास है तो उनके जो नताइज निकलते हैं वो ऐसे नहीं निकलते कि जो सरकारी अफसरान हैं या सरकारी मुलाजिम हैं वो उसके ऊपर एक्शन लेते हुए या उस नोटिस में आते हुए अपने काम में बेहतरी लाएं। तो निजकारी बाद में अपनाई गई और उसमें देखा गया कि हमने कि कुछ ना कुछ बेहतरी आई। कमोबेश जो हमारा स्कूल सेक्टर है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अब आप बात करिए हेल्थ के हवाले से, तो देखें हमारे जो गली मोहल्ले की डिस्पेंसरियाँ हैं वो शहरी इलाकों में हों या फिर दही इलाकों में हों, अगर तो वहाँ पर लोगों को सही से इलाज मुआलजे की सहूलत मुयसर आ रही है। अब जैसे कि शाह साहब ने अभी जिक्र किया कि अगर मरीज़ ही 5 से 6 वहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर दूसरा नज़रिया ये है
कि वो जो 5 से 6 या 7 मरीज़ आ रहे हैं वो तादाद इतनी कम क्यों हो गई है। एक अगर डोर स्टेप पर ही मुझे पता है कि मैंने अपनी गली से बाहर निकलना है तो वहाँ पर एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पर मुझे बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जो बुनियादी चीज़ें हैं बेसिक, अगर कोई बीमारी हो जाती है छोटी मोटी तो उसका क्या है कि मुझे वहाँ पर ही इलाज मुआवजा मेरा हो जाएगा, एक MBBS डॉक्टर मुझे मिल जाएगा। और अगर वहाँ पर जाकर मुझे किसी नर्स ने ट्रीट करना है या मुझे पता ही नहीं है कि कौन ट्रीट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और बजाय कि मैं बेहतर होने के, मेरा जो इलाज होने के बजाय कि मैं फिर से बीमारी में मुब्तला हो जाऊँ, तो उससे क्या था कि हमारा जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है या फिर लोगों का जो उस पर एतमाद है उन डिस्पेंसरियों पर वो उठने लगा है और उसकी तादाद कम होना शुरू हुई, जिसके बाद हमने फैसला किया कि यहाँ पर जिन इलाकों में उन डिस्पेंसरियों में रुझान कम है उनको बंद कर दिया जाए, उन मराकज़ को बंद कर दिया जाए, बजाय कि हमने वहाँ पर बेहतरी लाते। और अगर हम उनमें बेहतरी लाते तो हमारा जो पूरे का पूरा 3 से 4 जो सरकारी अस्पताल हैं हमारे शहर में बड़े, वहाँ पर सारी की सारी एक भीड़ आती है, एक तादाद होती है, एक हजूम होता है जो कि वहाँ का रुख करता है। उनमें छोटी मोटी बीमारियों वाले भी बहुत सारे हैं कि जिन्होंने बुखार की दवाई लेनी है तो वो वहाँ पर पहुँच के, दर्दें छिड़ गई हैं तो वो वहाँ पर पहुँच गए, तो उन्होंने जाकर डायरेक्ट क्या पहुँचे, बड़े अस्पताल में गए हैं। अगर उनको ये उनके इलाके में ही सहूलत मुयसर होती तो अस्पताल पर भी बोझ कम पड़ता मरीजों का और वहाँ पर भी सही से डील हो पाता। अब यहाँ पर मसला ये हुआ कि हमने चीज़ों को बेहतर करने की बजाय हमने उनसे जान छुड़ाना मुनासिब समझा, और ये आ जाकर सारे के सारे जो मसाइल हैं जब उनसे जान छुड़ाते हैं उनका ताल्लुक उन अवाम से होता है जो कि सादा लोग हैं, जो कि आम शहरी हैं। कभी भी किसी बड़े सेक्टर में ये तब्दीलियाँ इसी तरह से मैं समझती हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो कि बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। एक एजुकेशन है, ठीक है, अगर आप सोसाइटी में एजुकेशन आम करेंगे आपको एक सिविलाइज्ड नेशन मिलेगी, और अगर आप हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपको देखेंगे कि बीमारियाँ जो है वो बढ़ती जाएंगी, बुनियादी सेहत जो है वो मुतासिर होगी, तो दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो मैं सोचती हूँ कि सोसाइटी के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को लेकर आज़ादा हुसैन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। हम देखते हैं कि क्लिनिक ऑन व्हील हो गया, RHCs या BHUs को प्राइवेटाइज करने का मामला हो गया, इनसे पहले जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्हें फोकस नहीं किया जा रहा है। देखिए इसमें मैं भी ऐसे होता है कि देखा जाता है टीम कैसी है। मिसाल के तौर पे पहले थे सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, अच्छा उन्होंने सिटी गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरियाँ थी या ज़िला कौंसिल की जो डिस्पेंसरियाँ थी वहाँ से डॉक्टरों की सीटें ख़त्म करने का फ़ैसला जो था वो साबिक सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का था। अच्छा अब मौजूदा तकरीबन कुछ 4-5 माह पहले विज़िट किया है ख्वाजा इमरान नज़ीर ने, तो मैंने उनसे बात की कि सिटी गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरियाँ थी वहाँ पे डॉक्टरों की सीटें ख़त्म कर देगी। तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला था साबका हुकूमत का ये ठीक नहीं था। डॉक्टरों की सीटें सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों से या ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरियों से ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और हम आने वाले वक्त में सिटी गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरियाँ हैं यहाँ पे डॉक्टर फराहम करेंगे ताकि जो शहरी इलाकों में वाक़या सिटी गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ पे गली मोहल्लों में रहायश पजीर जो अफराद हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो वहाँ से इलाज की सहूलत हासिल करें। मगर 5 से 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा अब सुनने में ये आया है, अभी पिछले हफ्ते भी ये ख़बर दी है हमने कि अब उन गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी को भी हुकूमत जो है वो प्राइवेट करने जा रही है। उस सिलसिले में फ़हरिस्त मांगी गई है DHO 3 से कि आपके पास क्या सामान मौजूद है। सामान की फ़हरिस्त बनाकर भिजवा दी गई है। अब दोबारा से इनकी रिपेयरिंग होगी, रिपेयरिंग के बाद उनकी जब कंडीशन बेहतर की जाएगी तो उन्हें भी जो है वो आउटसोर्स कर दिया जाएगा। और दिसंबर 2025 का गालबन मुझे DHO 3 बता रहे थे डॉक्टर सद्दाम कि दिसंबर 2025 में इसके ऊपर जो है वो वर्क शुरू हो जाएगा। अब सुनने में ये भी आया कि गुज़िश्ता दिनों एक फ़हरिस्त जो थी, लिस्ट जो थी वो भी मुख्तलिफ हेल्थ सेक्टर जो है जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें गर्दिश करती रही है कि जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं या जो हमारे जनरल हॉस्पिटल्स हैं इन्हें भी प्राइवेट अप करने हुकूमत जा रही है। हुकूमत ने शुरू सिस्टम कहाँ से किया, बेसिक हेल्थ यूनिट से। बेसिक हेल्थ यूनिट के बाद वो आए हैं रूरल हेल्थ सेंटर पे। रूरल हेल्थ सेंटर के साथ सिटी गवर्नमेंट के 7 डिस्पेंसरियाँ फैसलाबाद में टोटल तकरीबन 48 के करीब है। शहरी इलाकों में वाक़ सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों की तादाद 48 है, जिसमें 36 के करीब ऑलरेडी फंक्शनल थी और साबका हुकूमत की जानिब से 12 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। अब उन गवर्नमेंट सिटी की डिस्पेंसरियों में इजाफा तो कर दिया गया, उनकी तादाद तो बढ़ा दी गई, मगर वहाँ पे अमला फराम ना किया।
जब वहाँ पे अमला ना आया तो जो पहले 36 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी थी वहाँ से अमला निकाल कर वहाँ मुंतकिल करना पड़ा। वहाँ पे भी अमला कम हो गया, यहाँ पे भी अमला कम पूरा ना हुआ। कभी डॉक्टर यहाँ बैठता है एक डॉक्टर, कभी एक डॉक्टर 12 डिस्पेंसरी छुट्टी करता है, और वो जो गुज़िश्ता जो पहले 36 गवर्नमेंट सिटी की डिस्पेंसरी हैं वहाँ पे ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, तो मरीज़ को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब उन्होंने क्या किया जी, सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के बाद अब उन्होंने 7 सिटी गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरी थी उन्हें बाबच्चा सेहत प्रोग्राम में मुंतकिल कर दिया, ताकि 24/7 जो बेसिक हेल्थ यूनिट काम कर रहे हैं या RSC काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर शहरी इलाके में वाक़ जो ख़वातीन हैं वो अच्छा बच्चा की सहूलत वहाँ पे हासिल कर सकें। उन्हें हमारी हुकूमत का जो फोकस है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें क्यों देखने में मिल रहा है? अगर हम BHUs को देखें, RHCs को देखें जिन्हें प्राइवेट किया गया है, तो आप समझ रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, जिसके बाद हुकूमत सोच रही है कि जो दीगर हेल्थ केयर सेक्टर के इदारे हैं उन्हें मेरे ख्याल में हुकूमत की कुछ अपनी पॉलिसियाँ होगी। जैसे कि एक मुलाजम रिटायर होता है तो वो कोशिश करता है कि अपने बेटे को अपनी बेटी को जो है वो अब सरकारी जॉब में जाते जाते रखवा जाए, वो मेडिकल अनफिट अपने आप को करार दे दे। और उसके साथ हमने ये भी देखा है कि बाद जो सरकार को पेंशन की मद में रकम अदा करनी पड़ती है, तो सरकार तो बेसिकली अब ये चाहती है कि पेंशन की मद में जो साल या साल फिर उनकी खिदमत की जाती है रिटायर मुलाजमीन की, उन्हें ख़त्म करने के लिए जो है ये प्राइवेट किए जा रहे हैं, ताकि निज़ाम को अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट की हैं, RSC की हैं, अब वारी जो है वो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का जो मरकज़ी ऑफिस है वहाँ पर मौजूद जो क्लरिकल स्टाफ है अब उन्हें ख़त्म करने जा रहे हैं। ये भी मुलाजमीन में जो है वो बात गर्दिश कर रही है, और कुछ दिन ज़्यादा दूर नहीं अनकरीबी वो मुलाजमीन भी जो है वो फारिग कर दिए जाएंगे। फिर वहाँ पे प्राइवेट जब मुलाजमीन तैनात किए जाएंगे तो उसका ये होगा कि डेली वेजेस की बुनियाद पे तैनात किए जाएंगे। अभी कल हमारे चैनल पे खबर चल रही थी, गालिबन लाहौर से थी, कि तिब्बी माहिरीन जो है वो भर्ती करने के हवाले से, तैनात करने के हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है। तिब्बी माहिरीन जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात नहीं किए जाएंगे। हुकूमत जो है वो उनके साथ वक्तन फ़क्तन मशवरा लेती रहेगी। अगर कहीं पे कोई एपिडेमिक की सूरत हाल होती है तो वहाँ पे उन मुतल्लिका डॉक्टर्स को वगैरह को पहुँचाया जाएगा या उनसे बेहतरीन मशवरे वगैरह लिए जाएंगे। तो तिब्बी माहिरीन जो है तैनात करने के हवाले से हुकूमत इस सिलसिले में सोच रही है या कोई फैसला किया है। अब इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है ये देखना बाकी है। सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियाँ जो थी अब वहाँ से डॉक्टरों की सीटें ख़त्म हैं, वो भी डिस्पेंसर चला रहे हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट में जो प्राइवेट की हैं वहाँ पे हमने देखा है, गुज़िश्ता दिनों में विज़िट करके आया हूँ, कि सरकार का एक दावा है कि मज़दूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए। हमने वहाँ पे आया देखी, हमने वहाँ पे LHV देखी, वहाँ पे हमने LHS देखा, वहाँ पे हमने डिस्पेंसर देखा। जिस डॉक्टर को वो सौंपी गई है, बेसिक हेल्थ यूनिट सौंपी गई है प्राइवेट के तौर पे, अब वहाँ पर जो प्राइवेट अमला उसने तैनात किया है, वहाँ पे LHV या LHS जो है वो 15,000 पे काम कर रही है, 12,000 पे काम कर रही है, 18,000 ले रही है, 20,000 ले रही है। मज़दूर की उजरत है 40,000 पे। जो टेक्निकल जो पढ़ा लिखा तबका है इनकी सैलरी तकरीबन कोई 65,000, 70,000, 80,000 के करीब बननी चाहिए। अब उन्हें प्राइवेट बेसिक हेल्थ यूनिट होने के बाद कितनी सैलरी मिल रही है? सैलरी उन्हें मिल रही है 12,000 या 15,000। अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें ज़्यादा, उनकी एजुकेशन भी है, तो कहीं ना कहीं ये तासुर जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर मुलाजमीन है तो उनकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, उन्हें सैलरीज़ के हवाले से भी कुछ इशूज़ है। और RHCs या BHUs का जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है वो अमले की हाज़िरी को देखते हुए किया गया था, अद्वियात की फरहमी उस तरह से नहीं की जा रही थी, इन्हें देखते हुए किया था। क्या ये जो नतीजा है ये हमें देख रही, इसमें बेहतरी आई है कि नहीं आई है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। आपकी सालगिरह का दिन हमारे लिए भी उतना ही ख़ास है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह सिटी एट 10 में शामिल करें तो उसके लिए आपको अपने बर्थडे के हवाले से क्लिप और आपकी बर्थडे डेट जो है वो हमें व्हाट्सएप करनी है। हम आपकी सालगिरह शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। और आज जो है वो ईमान वसीम अपनी सालगिरह मना रही हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। ईमान वसीम को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और अल्लाह ताला आपके लिए बेशुमार आसानियाँ आपकी ज़िंदगी में शामिल करें, आमीन। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सेहत के मसाइल के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन का मामला हम देख रहे थे, RHCs हों, BHUs हों, DHQs के हवाले से भी ऐसी खबरें गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मोहम्मद नारू, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हमने RHCs को देखा, BHUs को देखा, कबल की से पहले प्राइवेट हुए हों या प्राइवेटाइजेशन के पहले का मामला अगर हम देखें तो हम ये देख रहे थे कि अमले की जो हाज़िरी
है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर लग रही थी, जैसे कि अज़ादार भी बता रहे थे। तो क्या ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के बाद आपको बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, डिसिप्लिन आपको नज़र आ रहा है? अच्छा देखें, बेहतरी की बात तो आप ये कर लें कि जब भी इदारा कोई प्राइवेट किया जाता है, निजकारी की तरफ जाया जाता है, आउटसोर्सिंग की तरफ जाया जाता है, अगर तो आप जा रहे हैं मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ और आपने चीज़ें तय कर रखी हैं कि इस 6 माह में हमने ये चीज़ें देखनी है, अगर इनमें बेहतरी नज़र आएगी तो हम जो आउटसोर्सिंग का अमल है ये जारी रखेंगे, वगरना हम बैक पर आके दोबारा से सरकारी सतह पर इसको देखेंगे और फिर बेहतरी की गुंजाइश पैदा करेंगे। और अगर आपने किसी मुआहदे के तहत इनको कर ही दिया है कि अब जब तक है ये प्राइवेट ही रहेंगे, आउटसोर्सिंग ही रहेगी, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जो प्राइवेट बंदे आते हैं वो फिर अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। अगर तो वो बाकायदा कोई विजनरी लोग दिए हैं आपने, तो वो बेहतरी के लिए, जिनको आवाम का दुख है, जो आवाम की रगों को जानते हैं, जो लोगों के लिए आए हैं और उन्होंने काम करना है लोगों की सेहत की बेहतरी के लिए, फिर तो ये चीज़ें मुनासिब लगती हैं कि आपने आउटसोर्स किया। और बाद में हमने देखा कि उन इलाकों में जो वो डिस्पेंसरियाँ थी, वो रूरल हेल्थ सेंटर था या वो शहरी सतह पर आपकी डिस्पेंसरी थी, बुनियादी मरकज़ था, तो उसमें जी चहलकदमी शुरू हो गई है। जो लोग हैं, जो लोगों का एतमाद उठ चुका था वो बहाल हो चुका है। अब लोगों के जो गली मोहल्ले हैं, जो इलाके की सतह पर इलाज मुआवजा है वो अच्छा खासा चल रहा है और वहीं पर आपका रश टूटने का नाम नहीं ले रहा है। और जो आपके बुनियादी हस्पताल हैं वहाँ पर अब आवाम का आना जाना कम होने लगा है, लेकिन जो सीरियस इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ पर चल रहे हैं, आ रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं। अब जब आप नताइज फोकस करके आप चीज़ों को प्री प्लान मनसूबाबंदी के साथ लेकर चलते हैं तो फिर तो बेहतरी आएगी। अगर आपने जान छुड़ानी है, जो हमारे यहाँ पर होता है कि जो काम हमसे हो नहीं पा रहा, हमने क्या करना है कि इससे पीछा छुड़वा लिया जाए। अब देखें, इसमें 2 तरह से चीज़ें हैं। अब जो आपके मुलाजमीन जिनको 20-20 साल 25-25 साल हो गए हैं इदारों को देते हुए, वो अब सोच रहे हैं कि हमारी रिटायरमेंट की उम्र आ रही है, ये रिटायरमेंट करीब है, उसके बाद हमने क्या करना है। जो अभी पक्के होने वाले मुलाजमीन थे, कॉन्ट्रैक्ट से निकलने वाले थे, आपने सबको आउटसोर्स कर दिया और वो आउटसोर्सिंग में चले गए। अब उसके बाद भी हमने देखा बेहतरी नहीं आई, मामला जूं के तूं है, डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद नहीं है और जो इलाज मुआवजे की सहूलत है वो भी जूं की तूं मौजूद है। तो आपने आउटसोर्स करने के बाद क्या नताइज लिए? आपने क्या जायज़ा कमेटियाँ बिठाई? आपने क्या बाकायदा वहाँ पर चेक एंड बैलेंस किया? आपकी टीम वहाँ पर जाती रही, नहीं जाती रही? ये तो है शहरी सतह की बातें। और जो देहाती सतह की बातें हैं, जो देहात के हमारे इलाके हैं, वहाँ तो पहले ही कोई पूछगिछ नहीं है। वहाँ पर तो जो मुतलका MNA है, MPA है या जो मुतलका अथॉरिटी है वो जाना पसंद नहीं करती कि मैंने कहाँ पर धूल मट्टी में जाना है, क्या करना है। वो भी बैठे बैठे अपने दफ्तर में बैठ के AC वाले माहौल में बैठ के रिपोर्ट तैयार करके आगे भेज देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने फील्ड वर्क देखना है या उन लोगों से आपने बेहतरी की उम्मीद लगाई हुई है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप पुराने लोगों के साथ कोई नई चीज़ लेके आएंगे। ये तो मुमकिन ही नहीं है। आज आकर सारे का सारा मुद्दा, सारे का सारा मामला, सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो फिर इन आला अथॉरिटीज़ पे आएंगी कि जनाब आपने जो आउटसोर्स किए हैं उसके बाद क्या, जो आपने इतने बड़ी तादाद में डिस्पेंसरी बंद कर दी हैं, आपने बड़े चुन चुन के रखे हैं इदारे के, जनाब यहाँ पर है, ये इस इलाके को कवर करेगा। हद तक इतनी प्लानिंग भी नहीं की होगी इन्होंने कि जनाब जो पोश इलाका है वहाँ पर कितनी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, उसको क्या करेगा। यूनियन काउंसिल की सतह पर हमने क्या देखनी है चीज़ें, क्या नहीं देखनी है। तो ये बस एक प्रेशर डेवलप होता है। मोहम्मद यारो, मरीजों के हवाले से बात करें ना, वो तब्दीली उनके मसला नहीं है कि तब्दीली आए या ना आए, लेकिन उनका मसला ये है बेहतरी आनी चाहिए। देखें, बेहतरी बुनियादी तौर पर हमारा जो एक डॉक्टरी सेक्टर है ना जी, हेल्थ सेक्टर है। देखें, आप इसमें कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, अद्वियात ले सकते हैं, डॉक्टर्स के रवैये को ले सकते हैं, नर्सेज़ के रवैये को ले सकते हैं। और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाकर तो मरीज़ आज से ज़्यादा पहले ही मर चुका होता है उनके रवैयों की बिना पर कि जनाब आपका मुफ्त ट्रीटमेंट करना है, हमने आपको मुफ्त तौर पर आपको डील करना है, आपकी दवाई मुफ्त होगी, आपकी फ़लाँ। आता कि ये मुफ्त नहीं है, वो इसके पैसे दे रहा है टैक्सेस की सूरत में। जो मरीज़ वहाँ पर जा रहा है वो टैक्सेस दे रहा है, उसके टैक्सों के पैसे से डॉक्टर की तनख्वाह आ रही है, नर्सेज की तनख्वाह आ रही है, वो मेडिसिन आ रही है। लेकिन ये बावर हमने नहीं करवाना है। बिल्कुल, रवैयों में बेहतरी जो है ना, ये एक इशू कहीं ना कहीं हमें सरकारी इदारों में नज़र आता है। अज़ादार हुसैन, आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर हम बात करें सरकारी सतह पे, वो हमारे DHQs हो, BHUs हो, तो मरीज़ों को जो मेजर इशू आता है बीमारी से तो वो परेशान होते ही होते हैं, लेकिन इससे कबल हम ये भी देख रहे थे कि बिहेवियर इशू भी थे डिपार्टमेंट की तरफ से, अमले की तरफ से, तो क्या वो हल होते हुए दिखाई दिए? देखें, अभी गुज़िश्ता दिनों विज़िट किए गए हैं CM मॉनिटरिंग टीम की जानिब से। फैसलाबाद के तमाम टीचिंग अस्पतालों में बाकायदा तौर पर टीम मॉनिटर कर रही है, वक्तन फ़वक्तन, कभी 1 माह के बाद, कभी 15 दिन के बाद, कभी 12 दिन के बाद।
अच्छा, मौजूदा हुकूमत ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल तहसीन है। वो ये है कि अद्वियात के हवाले से उन्होंने कह दिया है कि जी कोई भी डॉक्टर बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर की दवाई लिख के नहीं देगा। पहले ऐसे होता था कि OPD में मरीज़ गया है, डॉक्टर ने 8 दवाइयाँ लिख के दी हैं, 8 में से 2 दवाइयाँ उसे अंदर से मिली हैं और 6 दवाइयाँ पता लगा है कि वो बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर के लिख के दी गई हैं, अंदर वो अद्वियात मौजूद ही नहीं है। और कई मरीज़ों को हमने देखा है कि उनके पास अगर 8 दवाइयाँ लिखी हैं तो 8 की 8 ही वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर के लिख के दी गई हैं, अंदर की एक भी दवाई लिख के नहीं दी गई। अब हुकूमत ने थोड़ी सख्ती की है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सख्ती की है। अब उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब मरीज़ को जो अद्वियात हैं वो अंदर की ही तजवीज़ करके दी जाती है, मरीज़ को बाहर की अद्वियात तजवीज़ करके नहीं दी जाती। अगर मरीज़ कहता भी है तो डॉक्टर फिर भी घबराता है, फिर भी डॉक्टर जो है वो, क्योंकि पिछले दिनों भी मैंने एक लेडी डॉक्टर को कहा कि हमारे रिपोर्टर हैं फजील साहब, वो आ रहे हैं तो आपने उन्हें चेक करना है और उन्हें आपने दवाई बेहतर लिख के देनी है। ठीक है। उसने कहा बाहर की मैंने दवाई हरगिज़ नहीं लिख के देनी है। तो मैं कहा वो तो खुशकिस्मती है उस मरीज़ की कि अगर आप अंदर की लिख के देंगी तो अंदर की लेगा। तो कहती है अंदर तो जो आ रही है फिर आपको वही। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि अगर बाहर से मेडिसिन नहीं मिल रही है तो क्या हमारे सरकारी अस्पतालों में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो कि मरीजों की ज़रूरत को पूरा कर सके? देखें, एंटीबायोटिक जो होती है ना वो तकरीबन को 1000 इकसाम की आ रही है। एंटीबायोटिक अगर एक इस्तेमाल कर ली जाए तो दीगर जो 999 एंटीबायोटिक हैं अगर वो ना भी इस्तेमाल करें तो मुतलका जो एक एंटीबायोटिक, ज़ाहिर बात है 1000 इकसाम के एंटीबायोटिक है। अब हुकूमत 1000 की इकसाम के एंटीबायोटिक आपको फराम नहीं कर सकती। हुकूमत ने आपको एक ही कंपनी के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है और मैं देखता हूँ कि तकरीबन अच्छी ही कंपनियों की होती है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज के सैंपल जाते हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से सैंपल पास होने के बाद वो दवाई मरीज़ तक पहुँचती है, उसके बाद फिर वो मरीज़ को उसकी फराहमी जो मुमकिन बनाई जाती है। अब डॉक्टर करते हैं जी कि जो सरकार ने एंटीबायोटिक दी है ये इतनी असर नहीं रखती, आप फलानी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, ये डॉक्टर बाकायदा तौर पे लिख के देते थे। या कुछ अद्वियात ऐसी होती थी कि अंदर तो मौजूद होती थी वो, मगर फिर भी कहते थे कि जो अंदर अद्वियात मौजूद हैं इस कंपनी के अद्वियात असरअंदाज नहीं होंगी, आप फलानी कंपनी की अद्वियात हम आपको लिख के देते हैं, आप बाहर से जाकर वो अद्वियात लें, आपको जल्दी आराम आएगा। तो ये वो मसाइल चल रहे थे। अब ये हुआ है कि सरकार के इस इकदाम के बाद अंदर से अद्वियात मिलनी शुरू हो चुकी हैं जो जितनी भी आ रही हैं। अब पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया, मैं समझता हूँ वो भी काबिल तहसीन है कि अगर मरीज़ डिस्चार्ज होता है तो उसे 7 डिस्चार्ज के अद्वियात भी फराहम किए जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि डिस्चार्ज के बाद मरीज़ को लिस्ट थमा दी जाती थी अद्वियात के वाले से, मरीज़ डिस्चार्ज के होने के बाद वो लिस्ट लेता था, भाई प्राइवेट मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई लेता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब मरीज़ को अंदर मौजूद जो फार्मेसी है वहाँ से अद्वियात मिलेगी। ये ज़ाहिर बात है कि हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है। और इसके साथ देखें, इससे पहले OPD का जो टाइम था वो दोपहर 2 बजे तक था, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया कि अब 3 बजे तक वहाँ पर बैठे डॉक्टर चेक करेंगे। अब डॉक्टर जहाँ 3 बजे तक बैठे चेक करेंगे तो वहीं पर मरीज़ों को भी 3 बजे तक अद्वियात जो है मुयसर होंगी। अच्छा, इसके साथ आप बात करी थी सवाल था आपका रवैयों के हवाले से। अब जब टीम ने पिछले दिनों विज़िट किए हैं और मरीज़ों से मुलाकातें की हैं तो सबसे ज़्यादा इशू आए हैं डॉक्टर के हवाले से कि उनका रवैया ठीक नहीं होता। इस मौके पर जो टीम थी उनकी जानिब से एक्शन लिया गया, बाकायदा रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवाएगी, तो उसके बाद काफ़ी हद तक जो है वो ये रवैयों में बेहतरी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पेशेंट बेचारे बीमारी की वजह से परेशान होते हैं, उनके साथ जो लोग उनकी तीमारदारी के लिए आ रहे होते हैं वहाँ पर भी वो ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे थे इससे पहले कि रवैये जो है बेहतर होने चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं और ये प्रॉब्लम्स हल करना हुकूमत का काम है। फर्दर भी हेल्थ के मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटा वेलकम बैक। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। सर्वाइकल कैंसर की कैंपेन जो है वो मुल्क गिर की पहली ऐसी कैंपेन है जो कि 15 सितंबर से जारी है। 15 सितंबर से शुरू हुई है और 27 सितंबर तक जारी रहेगी और इसमें ख़वातीन का जो दूसरा बड़ा कैंसर है उसके हवाले से वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सर्वाइकल कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बांझपन है, ऐसी बेशुमार बातें जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाया गया जिसकी वजह से
वालिदैन जो हैं वो इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी शक व शुबहात का शिकार हो गए। तो यहाँ पर मोहम्मद इनारो, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे कोई भी एक कंपेन चलाई जाती है, एंटी कंपेन कह लें, जैसे सर्वाइकल कैंसर के हवाले से, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। तो इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनकारी रहे हैं इस वैक्सीन को लगाने के हवाले से। तो सोशल मीडिया का रोल किस तरह से देख रहे हैं? महविश, एक चीज़ तो अब हमारे यहाँ पर वाज़े हो जानी चाहिए, या हमारे जो हुक्मरान हैं शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, या फिर जो पॉलिसी साज हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि आप किसी भी चीज़ को अगर कामयाब करवाना चाहते हैं, उसमें बेहतरी चाहते हैं, उसके सैर हासिल आप नताइज चाहते हैं, दूर देश नताइज चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहले तशहीर है कि आप लोगों को उसके मुतालिक गाइड करें। आप दो तरह से उसको डील करें, उसके आप फ़वाइद बताएं और आगे नताइज बताएं, लोगों तक बात पहुंचाई जाए। अब अचानक से पता चलता है कि एक मुहिम शुरू कर दी गई है स्कूलों में और बच्चों के पास जाकर वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है और साथ में इजाज़तनामा है, तो उनके ऊपर जाकर थोप दी गई चीज़। ये अब एक अलग बात हुई, और उससे पहले सोशल मीडिया पर मुहिम चल चुकी है कि जनाब ये चीज़ है, ऐसे ऐसे है, ये फ़लाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे अभी आपने जिक्र किया बांझपन के हैं, बेशुमार मसाइल हैं जो कि सामना करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आपने एक चीज़ है, आप बताएं कि जनाब यूएनओ से मंजूर शुदा है, दुनिया के कई ममालिक में कामयाब है, ऑस्ट्रेलिया जैसे, न्यूजीलैंड जैसे ममालिक में इसने ज़ीरो कर दिया कैंसर की रेशो है। अब आप बताते, आप उसकी मुहिम चलाते, आप स्कूलों में जाते, हर जगह पे जाते, जब हम जिक्र करते होते हैं, जैसे हम करते हैं कि बचपन में हमें कार्टून्स दिखाए गए, हमें एक सोप की तैयारी दिखाई गई कि जनाब ये ऐसे ऐसे है, हमें शौक होता था कि दुकान पे जाना है, वो वाला सोप खरीदना है। तो आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने देखा कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा बहुत पहले से चलना शुरू हो गया था, कैंपेन बाद में आई, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि डाउटफुल हो गए कि आया ये हमारी बच्चियों के लिए ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, हमने इसको कामयाब करवाना था, अब हमारे हर मुहिम का जो आगाज़ है वो हम कर देते हैं निचली सतह से, जो कि मुबहम सी हो जाती है। अब अगर पता है इन हुक्मरानों को, हमारे जो सीएम साहिबा हैं या हमारे जो आला ओहदेदारान हैं, इनको पता है, तो ये अपने बड़े अपर लेवल के जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं या यू कॉलेजेस कह लें, जहाँ पर भी कह लें, जहाँ पर आपको पता है कि एक लीड क्लास है, तो वहाँ पर आप शुरू करें ना वैक्सीनेशन। अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर इस तरह की बिल्कुल आप वहाँ बड़े पैमाने से वैक्सीनेशन शुरू करते हैं, आप पता चलता लोगों को कि जनाब ये तो घर से शुरू हो रही है बात, ये तो फलां का बच्चा है, ये एमपीए का बच्चा है, बच्ची है, ये फलां सेक्रेटरी की बेटी है, उसने भी करवा लिया वैक्सीनेशन, उसने भी करवा लिया। कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी थी, अवेयरनेस भी ज़रूरी थी। अज़दा हुसैन, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, क्योंकि आप हेल्थ बीट को भी देख रहे हैं, हेल्थ के मसाइल और सर्वाइकल कैंसर के हवाले से क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? देखिए, फैसलाबाद में 9 साल से लेकर 15 साल तक की बच्चियों को पंजाब भर में ये हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है। फैसलाबाद में 9 साल से लेकर 15 साल तक की जो बच्चियाँ हैं, ये तकरीबन बनती हैं 5,80,000। जब ये अभी से सरकार ने शुरू नहीं कर दिया कि आया कल सोचा और आज शुरू कर दिया। मुझे याद पड़ता है, मैंने अप्रैल में, मई में या जून में मैंने ख़बर दी थी महकमा हेल्थ के उनके सोर्स से, उनके कहने पे कि माह अक्टूबर में ये कैंपेन मनाई जाएगी, और 2 से 3 बार दी कि माह अक्टूबर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कैंपेन मनाई जाएगी। ये फिर सरकार ने जो है वो डेट अनाउंस नहीं की थी, वो फिर से सितंबर में ले आए कि 15 से 27 सितंबर तक ये मुहिम मनाई जाएगी। सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 या शाम 4 बजे तक बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा, जब ये अनाउंस की तो इस दौरान सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से एक लेटर जारी हुआ कि हिफाजती वैक्सीन लगने से कबल वालिदैन की इजाज़त जो है वो लेना ज़रूरी है। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इस नोटिफिकेशन ने सोशल मीडिया के ऊपर तबाही मचा दी। वालिदैन जो थे वो परेशान हो गए कि सेक्रेटरी एजुकेशन का जो ये लेटर है, उसके बाद महकमा हेल्थ वाले भी परेशान हुए कि सेक्रेटरी एजुकेशन के लेटर ने जो है वो काम ख़राब कर दिया है। अब तरीक़ाकार कुछ इस तरह है, तादाद कुछ इस तरह है कि फैसलाबाद में जो पहले रोज़ की रिपोर्ट जारी की गई, उसमें यह कहा गया कि जी 7,000 बच्चियों ने हिफाजती वैक्सीन लगवाई, 14,000 बच्चियों के वालिदैन ने हिफाजती वैक्सीन
लगवाने से लेटर इनकार की किया। वजह से ना एक अलग से टेंशन क्रिएट हो गई थी कि आए से पहले तो वैक्सीनेशन के हवाले से अगर कंपेन चलती भी है तो ऐसे इजाज़तनामे के हवाले से बातचीत कभी हमें नहीं दिखाई दी। तो वैक्सीनेशन को कामयाब बनाने के लिए अवेयरनेस कंपेन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हम ये सारे एंटी प्रोपोगेंडा से बच सकें। बहुत शुक्रिया अज़दर हुसैन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नारू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कंपेन कोई भी हो, अगर हम सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट के हवाले से बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे चलने वाली हर खबर जो है वो सच्ची नहीं होती, तो अफवाहों से काफ़ी ज़्यादा परहेज़ करें। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से, जो कि रोज़ाना रद्दोबदल इनकी कीमतों में हम देखते रहते हैं। और अगर हम ख़रीदारी के लिए जाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जियां जो हैं वो मार्केट में किस भाव बिक रही हैं। तो ये हम आज के भाव में एक सेगमेंट तरतीब देते हैं ताकि आपको जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम दे सके वो प्रोवाइड कर सके। तो देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में कि सब्जियाँ किस भाव बिक रही हैं। मोहम्मद नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद नारू, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या कीमतें हैं सब्जियों और फलों की? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमा की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत मुसलसल तंजली का शिकार है। आज भी 22 रुपये सस्ता होता 526 रुपये से कम होकर 504 रुपये फ़ी किलो हो गया है, लेकिन मार्केट में 550 रुपये लगभग बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ फार्मी अंडा अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 307 रुपये फ़ी दर्जन। आलू कच्चा छिलका अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 80 रुपये, मार्केट में भी 80 रुपये के लगभग बेचा जा रहा है। प्याज 4 रुपये महंगा हुआ है। अगर बात कर ली जाए तो प्याज 3 रुपये महंगा हुआ है, 62 से बढ़कर 65 रुपये, मार्केट में 80 रुपये। और जो टमाटर है वो 5 रुपये महंगा होता है, 130 से बढ़कर 135, मार्केट में 200। अदरक चाइना की कीमत की कमी अगर बात कर ली जाए 5 रुपये कमी हुई है, 430 से कम होकर 425 रुपये, मार्केट में 450। लहसुन हरनाई साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 260, मार्केट में 350। सब्ज़ मिर्च 5 रुपये सस्ती होती है, 115 से कम होकर 110, मार्केट में 130 से 150। फूल गोभी 5 रुपये सस्ती होती है, 180 से 175 रुपये फ़ी किलो हो गई है, मार्केट में 150 से 180 रुपये में बेची जा रही है। बंद गोभी भी 115 रुपये, मार्केट में 130। घिया कद्दू 10 रुपये कमी के बाद 135 से कम होकर 125 रुपये और मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। बैंगन 5 रुपये कमी के बाद 115 से 110, मार्केट में 120। खीरे 70 रुपये और मार्केट में 100 रुपये। मटर की कीमत 320 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 270 से लेकर 300 रुपये तक बेचा जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए पालक की तो 55 रुपये, मार्केट में 70 रुपये। शिमला मिर्च 155, मार्केट में 200। और भिंडी तोरी 180 रुपये, मार्केट में 200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। गाजर चाइना 120, मार्केट में 150। अरवी की कीमत 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। फलों में की अगर बात कर ली जाए तो सेब गाचा कीमत बगैर अदल के 250 रुपये, मार्केट में भी 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। केला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 130 से कम होकर 120, मार्केट में 80 से लेकर 100 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आम चौसा 280, मार्केट में 300। और अगर बात कर ली जाए अमरूद की 95 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, मार्केट में 100 से 150 रुपये में दस्तियाब है। अनार देसी 310, मार्केट में 400। चकोतरा 125, मार्केट में भी 125 रुपये में ही बेचा जा रहा है। मजमूई तौर पर कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सब्जियों और फलों की कीमतों में आज रद्दोबदल देखा गया है और साथ में जो मुर्गी की कीमत है उसमें खासी तंजली भी देखी गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से। आज हम जिस माशरे में हैं जहाँ पर हम देखते हैं रिश्वत है, यतीमों का हक़ खाया जाता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने हमें ये दर्स दिया था कि हमें एक ऐसा माशरा तश्कील करना है जहाँ पर अदल हो, जहाँ पर मसावत हो, जहाँ पर इंसाफ हो, जहाँ पर ईमानदारी हो। लेकिन आज क्या हम इन सारे तकाज़ों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीर सैयद अली हैदर हसनी साहब ने। आप सजादा नशीन शहबाजपुर शरीफ से हैं और इसके साथ साथ इस्लामी स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है अलामा उमैर हनीफ कादरी साहब ने, इस्लामी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अलामा साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले पीर सैयद अली हैदरी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो अगर हम बात करें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़े बड़े दर्स हैं, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हिजरत मदीना के बाद से बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एक इस्लामी मुआशरा तश्कील दिया, उसकी कदरें क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि आपने इधर मदद किया।
उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए अमली नमूना। बेशक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, वो ख्वाब का मक्की दौर हो या मदनी दौर, आपकी ज़िंदगी का एक एक पहलू हमें क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए वो अमली नमूना है। अगर हम उसे अडॉप्ट कर लें तो मुआशरा यकीनन दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी तरक्की करेगा। बेशक। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे ज़्यादा इंसानियत पे तो उसका दर्स दिया है, वो सिर्फ़ सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, वो रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। तो आलमीन के लिए रहमत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है हमें कि हमने छोटों के साथ किस तरह शफ़क़त करनी है, बड़ों का किस तरह एहतराम करना है, हमसायों का किस तरह हुकूक रखने हैं, रिश्तेदारों के हुकूक किस तरह, दोस्तों के, हर कैटेगरी जो है वो सरकार ने हमें बताई है। तो अगर हम उस पर अमल कर लेंगे तो यकीनन हम इस दुनिया में भी कामरान और कामयाब होंगे और आखिरत में भी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम आज के दौर के हवाले से बात करें तो आज के दौर में हम देखते हैं कि हम यतीमों का हक़ खा रहे हैं। अल्लामा उमर साहब, हमें नहीं पता कि इसका कितना बड़ा गुनाह है या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ की कितनी मुमानत की है। तो आज के दौर के हवाले से देखें तो आज हमारा जो माशरा है वो कहाँ पर खड़ा है? बिल्कुल हमारे माशरे में नाइंसाफ़ी है, हक़ छीना जाता है, सल्ब किया जाता है, खाया जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा कामिला से हम एराज़ करके ज़ाहरी बात है फिर ज़वाल का शिकार भी हैं। हमारा मुआशरा इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर ज़वाल का शिकार है। इनफरादियत में जैसे जैसे हमने इनफरादी तौर पर उसवा रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अपनाना था, जहाँ जहाँ पर हमने उसको छोड़ा है वहाँ वहाँ पर इनफरादी तौर पर ज़वाल का शिकार हुए। और जहाँ जहाँ बहैसियत मजमूई कौमी सतह पर हमने रसूल अक़दस अलैहिस्सलाम के इज्तिमाई उसवा कामिला को, जो सहाबा को शऊर दिया आका अलैहिस्सलाम ने, जहाँ जहाँ हमने उसको छोड़ा वहाँ हम मजमूई तौर पर ज़वाल का शिकार हुए। एक ये जो यतामा और यतीमों का हक़ खाना और सल्ब करना है, इसके बारे में तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी वईदें भी फरमाई और अपने किरदार और अमल से यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रख कर ये साबित भी किया कि यतामा के साथ, मसाकीन के साथ हुस्न सलूक कितनी बड़ी नेकी है। ये आका करीम अलैहिस्सलाम के अपने किरदार से आपने करके दिखाया। बड़ी मशहूर बात है कि हज़रत रसूल करीम अलैहिस्सलाम हज़रात हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के साथ नमाज ईद के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक यतीम बच्चा रो रहा था। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने रोने की वजह पूछी तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद गिरामी तो एक गज़वा में शहीद हो गए। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम उस बच्चे को उठा के घर लेके आए वापस, और हज़रात हसनैन करीमैन के लिबास कपड़ों में से उसे कपड़े पहनाए गए, नहला के साथ ले जाया गया और ईद की नमाज में शामिल किया गया। और यहाँ तक रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज से तो मेरा बेटा है। तो बेशुमार ऐसी मिसालें नबी करीम अलैहिस्सलाम के उसवा कामिला से हमें मिलती हैं। और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास अगर ज़िंदगी को फ़ॉलो करने के लिए, ज़िंदगी के तमाम तकाज़ों को फ़ॉलो करने के लिए एक ऐसी ज़ात मुबारका मौजूद है जो हम अपनी माशरती ज़िंदगी में भी फ़ॉलो कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी फ़ॉलो कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हमने जो तालीमात हमारे दीन ने हमें दी हैं, हम वो उन्हें फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से सैयद अली हैदरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम मसावत के हवाले से बात करें, अदल के हवाले से बात करें, हम देखते हैं कि आज के दौर में मसावत का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने रियासत मदीना में देखा था, जो हमने आज से 1400 साल पहले देखा था, जिसकी वजह से माशरे में एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ी बेचैनी सी है, लोगों को उनके हकूक़ नहीं पूरे होते हुए दिखाई दे रहे। तो इस चीज़ को हम किस तरह से सोसाइटी से दूर कर सकते हैं जहाँ, और यहाँ पर अदल और इंसाफ का जो बोलबाला कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें हमें ग्रास रूट लेवल से जो है ना वो ठीक होना पड़ेगा। अगर देख लें कि करप्शन है, ये इररेलेवेंट सवाल है लेकिन उसके साथ अटैच हो जाएगी। अब करप्शन एक रेडी वाले से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। ऐसे बिल्कुल हम ये कहें कि सिर्फ बड़े लोग करप्शन करते हैं वो भी गलत बात है। एक फल बेचने वाला
अब फल जो है वो सामने सही लगाए होते हैं लेकिन नीचे वो ख़राब होते हैं। जब शॉपर में डलते हैं तो वो नीचे से भी बीच में तो ऊपर से भी बीच में, तो वहाँ से अगर हम खुद को ठीक करेंगे तो फिर मुआशरा ठीक होगा। हर इंसान अगर इनफरादी तौर पे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब खुद हम ठीक हो जाएंगे फिर हम दूसरों को भी कहने वाले बनेंगे कि भाई आप भी ठीक हो। जब मैं ही खुद ठीक नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं कह सकता, अलामा साहब को नहीं कह सकता कि आप अपने अंदर चेंजिंग लाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अगर हम अमल करते हुए इस दुनिया में जैसे करेंगे काम तो इंशाल्लाह ताला ये मसावात भी आएगी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर हम अहकामात पे अमल करेंगे तो कोई भी चीज़ जो है वो दीन से दूर नहीं है। अब मगरिब ने क्या किया है, हमने वो अलामा साहब ने का शेर है ना कि गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मिराज पाई थी, तो वो हम अगर अपने इस्लाफ की मिराज को अभी भी पकड़ लें तो फिर भी इंशाल्लाह ताला वो मुआशरा वो दूर नहीं है। हमारे पे सरकार की नज़र करम है, हम मुसलमान हैं बेशक, तो अगर हम उनके अहकामात पे अगर अब भी अमल कर लें तो हर चीज़ ठीक हो बिल्कुल। इससे बढ़ के कोई और खुशकिस्मती नहीं है। मसावत के हवाले से अगर उमर साहब हम देखें ना, अलामा साहब देखते हैं कि हमारे दिन में तो ये बात है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद कर रहे हो वो तुम अपने भाई के लिए पसंद करो, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम अपने लिए बेहतरीन सोच रहे हैं, वो चाहे हमारी वर्क लाइफ हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं हम उनके लिए बेहतर नहीं सोच रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में बिकार की एक रीज़न बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। यहाँ भी हमने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को जब पस पुष्ट डाला है तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हुए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुसलमान है ही वो जो वही अपने भाई के लिए पसंद करे जो वो ख़ुद अपने लिए पसंद करता है। तो जब तक हम सीरत के इस पहलू के मुताबिक चलते रहे वो दौर हमारा सुनहरी तरीन दौर था। जब इसी को हुकूक इंसानी में बैलेंस कहते हैं ना कि आप ह्यूमन राइट्स में अपने लिए भी जो हुकूक डिमांड करते हैं आप दूसरों के लिए भी वो हुकूक प्रोवाइड करें उनको, और रेडी हों कि जितना एहतराम और रिस्पेक्ट आप अपने लिए मुआशरे से चाहते हैं उतना आप दूसरे को देने के लिए भी तैयार हों। अगर ऐसा मुआशरा बन जाए, ऐसी सोच जैसे शाह साहब ने कहा इनफरादी सतह से ऊपर जाए तो कोई दूर नहीं है कि मुआशरा जो है वो इंतहाई खूबसूरत और उसवा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक तश्कील पा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से। और अगर आज के दौर के हवाले से बात करें, अगर हम इसका कंपैरिजन करें, हम देख रहे हैं कि अदल के हवाले से बात करें, इंसाफ के हवाले से बात करें, आज के दौर में हम वो तकाज़े पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अदल में भी हम मिलावट कर रहे हैं, इंसाफ में भी हमें इंसाफ उससे कहते हैं जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक किया जाए, जो फ़ैसला हमारे हक़ में किया जाए तो हमें लगता है कि ये चीज़ इंसाफ है। ख़वातीन के हकूक़ों के हवाले से बात हो, मर्दों के हकूक़ के हवाले से बात हो, कहीं ना कहीं हम हकूक़ुल इबाद में थोड़ी सी कोताही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माशरा है वो ज़बो-हाली का शिकार है। इसे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामी माशरे के हवाले से हम बात कर रहे थे हयात तैयबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे मसावत क्यों ज़रूरी है आज के दौर में, और इसके साथ साथ अदल के हवाले से सैयद हैदर साहब आप ये बताइएगा कि क्या क्या तालीमात हैं इंसाफ में, इंसाफ के हवाले से दीन क्या कहता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल को किस तरह से पसंद करते थे। कुरान करीम में है कि अल्लाह पाक अदल और एहसान का हुक्म देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हमारे सीखने के लिए बताया था कि अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काटता। इसका मतलब ये नहीं था कि वो नाउज़ुबिल्लाह के वो चोरी करती थी, ये हमें बताया था कि अगर आपके पास आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं तो आपके सामने आपका कोई भाई, बेटा, रिश्तेदार, कोई दोस्त आ जाए तो फिर आपने ये नहीं देखना कि मेरा इसके साथ ताल्लुक़ है, फिर आपने उसके साथ अदल करना है। अगर वो कसूरवार हुआ तो उसे कसूरवार ठहराना है, अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसे आपने उसके मुताबिक चलना है।
और आज के दौर में हम कितना उल्ट चल रहे हैं। हम देखते हैं कि हमें कोई डेजिग्नेशन मिल जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर कहीं पर भी थोड़ी सी बदगुमानी भी हो रही होती है, जहाँ पर रिश्वत का भी सिलसिला हम देख रहे हैं कि कितना आम हो जाता है, तो हम अपनी ज़ात को बहुत तरजीह देने लग गए हैं बगैर ये सोचे समझे कि हमारे माशरे की ज़रूरियात क्या हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल, ये चीज़ जो है ना, ये हमारे माशरे को ख़राब कर रही है। अलामा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम यहाँ पर बात करें ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, इस्लाम में ख़वातीन के हवाले से ये भी कहा गया है कि औरतों के मामले से अल्लाह ताला से डरो, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि घरेलू तशद्दुद भी हो रहा है, सोसाइटी में ख़वातीन बाहर निकल रही हैं, वहाँ पर भी हम उनके हकूक़ उस तरह से पूरे नहीं कर पा रहे। ये चीज़ हमारे माशरे को किस तरह से ख़राब कर रही है? देखें, डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, ये इस्लाम सरासर कुल्लियतन इसकी मज़म्मत करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ इतना ख़ूबसूरत ताल्लुक़ है कि उसको अगर हम उसके एलिमेंट्स को देखें ब्रीफली, तो कोई भी कपल, कोई भी हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो इंतहाई शानदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका उनके साथ इतना ज़्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता था कि उनके विसाल के बाद रसूल करीम अलैहिस्सलाम उनको जब याद करते तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते। नबी करीम अलैहिस्सलाम से बहादुर इंसान इस रुए ज़मीन पर आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो जो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को याद करके आपकी चश्मान मुक़द्दस में आंसुओं का आ जाना, ये बिलाशुबा एक हस्बैंड वाइफ के प्यार की बहुत बड़ी निशानी है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर में जो भी सालन अच्छा बनता, आप तोहफ़े के तौर पर वो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सहेलियों को भेजते थे कि ये फ़लाँ फ़लाँ ख़ातून फ़लाँ औरत मेरी खदीजा के पास आती थी, ये उसकी सहेली थी। तो इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है अपनी अज़वाज मुतहरात को कि बारियाँ मुकर्रर की थी हुजरात में जाने के लिए। फिर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आपने मज़ाह में एंटरटेनमेंट के तौर पर दौड़ भी लगाई, रेस भी लगाई। यहाँ तक आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए अच्छा है, और मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सब में से अपने अहल व अयाल के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा। माशाअल्लाह। ख़ुद अपना किरदार आका करीम अलैहिस्सलाम ने अमल से भी बताया और अल्फाज में भी बताया कि ये है, और ऐसे ऐसे जो करेगा मैं समझूंगा कि वो मेरा सच्चा उम्मती है। बिल्कुल। और अगर इससे पहले हम बात करें इस्लाम से कबल, तो बेटियों के साथ किस तरह से उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ये चीज़ भी मैं सोचती हूँ कि इस्लाम ना होता तो शायद आज भी हम जहालत के अंधेरों में डूबे होते। एटलीस्ट हमारे पास राइट डायरेक्शन है, एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते को फॉलो करने के लिए तालीमात है, लेकिन हमें कोशिश करना है। ये कोशिश के तकाजे जो है वो पूरे नहीं हो रहे। यहाँ पर मैं सैयद पीर हैदर साहब आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, अगर हम देखें कि आज के दौर के हवाले से, तो हम देखते हैं कि हमसाए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे घर में गमी हो, खुशी हो, जो सबसे पहला हमें आसरा होता है या सहारा होता है वो हमारे नेबर्स का है। हमारे नेबर्स में आजकल क्या हो रहा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, हमें नहीं पता है। हमसाए के हकूक़ के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? देखिए जी, हमसाए आजकल ट्रेंड ये है कि जो 2-4 घर आपके करीब हैं, सराउंडिंग में हैं, वही हमसाए हैं, लेकिन 40 घरों तक वो हमसाए हैं। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें कि 40 घर कितनी दूर तक जाते हैं, तो हमसायों के हुकूक सबसे पहले हैं। बेशक। अगर कोई चीज़ देनी है अपने रिश्तेदारों में दो, और नहीं तो हम अपने हमसायों में दो। अगर आपका हमसाया भूखा सो गया, को उनके बच्चे भूखे रह गए, तो उसका जवाब दे आपको होना है। यहाँ वहाँ फिर ये नहीं देखा जाना, क्योंकि हकूकुल इबाद जो है ना, वो सबसे पहले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुकूक माफ़ कर देने हैं शिर्क और कुफ्र के अलावा, लेकिन जो इसी वजह से जो हुकूकुल इबाद है वो अल्लाह पाक ने बंदों पे छोड़े हैं कि बंदों के हुकूक। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जो है वो अहलो अयाल के, रिश्तेदारों के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो हमसायों के हुकूक पे जोर दिया गया है कि आपके हमसाए अगर भूखे सो गए तो उसका जवाब दे आप। बिल्कुल। तो आज हम ये देखते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ पेट भर के खा ले, तो ओवरडोज भी बेशक वो हो जाए, लेकिन हमसायों के बेटे को ना, वो सामने भी बेशक बैठा हो तो हम नहीं देते। ऐसे ही है। तो इस तरह जो है ना वो मुआशरा नहीं चलता। इसी वजह से ये चीज़ें मुआशरे में बिगाड़ का सबब पैदा होती हैं। अगर हम उसे इक्वालिटी के तौर पे देखें तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वही है
कि हमने सीरत को छोड़ दिया। अगर अहले बैत की सीरत को देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें अपने शहजादों के लिए देखते थे वही जो उनसे बच्चे थे। जिस तरह एक दफ़ा गुजर रहे थे एक जगह पे, तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आपने दरवाज़ा खटखटाया, उसका मालिक बाहर आया, आपने फरमाया कि यार जो बच्चा रो रहा है ना उसे चुप करवा। क्या बात? फरमाया इसकी आवाज़ मेरे हुसैन जैसी है। तो ये देखें कि किस तरह के बच्चों के साथ भी किस तरह का आपका रवैया था। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के एक एक पहलू को देखें तो आप बच्चों के साथ जो आपका रवैया था, हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने असहाब के साथ, अगर हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे अपने अंदर तो हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, आज के दौर में हम बात करते हैं कि ज़हनी सुकून नहीं है, हमें बड़ी स्ट्रेस है, परेशानी है, कहीं ना कहीं हम अपनी तालीमात से दूर हो गए हैं। हमारा असल मकसद जो था हम उस मकसद को समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर अल्लामा उमैर साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें, क्योंकि एक माशरा है ना, एक माशरे में हम देखते हैं इंसान भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ हमारे जानवरों को लेकर भी कुछ उनके भी राइट्स हैं, हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं कि हमें वो पूरे करने हैं। तो हमारी जो इस्लाम की तालीमात हैं, नबी पाक की तालीमात हैं, वो जानवरों के हवाले से क्या है और किस तरह से आज की सोसाइटी में हम उसे निगलेक्ट कर रहे हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के हर पहलू और हर रिश्ते से मुतालिक जहाँ पर तालीमात इरशाद फरमाई हैं, वैसे ही जानवरों से मुतालिक भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात मौजूद हैं। खुदा का करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन पर इतना ज़्यादा बोझ ना डालो कि जो इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। बहुत मशहूर हदीस पाक है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ा ऊँट शिकायत लेके आ गया। ख़ुद रहमतुल्लिल आलमीन सबकी बोलियाँ समझते हैं तो उसकी बात भी सुन ली और हुक्म इरशाद फरमाया कि इसके मालिक को बुलाया जाए। मालिक को बुलाया गया तो नबी रहमतुल्लाह ने उसे कहा कि ये तुम्हारा जानवर छुपाया तुम्हारी शिकायत लेके आया। ये कहता है कि जब मैं जवान था तो मैं बहुत ज़्यादा कारामद था, फिर मेरे साथ अच्छा सलूक भी होता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मैं उतना ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता जितना पहले उठा सकता था, तो अब लिहाजा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं होता, मुझे इग्नोर किया जाता है, मुझे चारा भी सही नहीं मिलता, मेरा ख्याल भी नहीं रखा जाता। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि इस जानवर के हुकूक़ का ख्याल रखा जाए। एक सफ़र में नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ है तो वो चिड़िया के कुछ बच्चे पकड़ लिए सहाबा में से किसी ने, तो वो बेचैन होकर उड़ने लगी तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने वो काफ़िला रोक लिया और इरशाद फरमाया कि इसके बच्चे किसने पकड़े हैं। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने पकड़े हैं अपने बच्चों के लिए उनको कि वो ताकि इनके साथ खेल लें। नबी रहमतुल्लाह ने फरमाया तुम्हें पता है कि वो माँ है, वो अपने बच्चों के लिए बेचैन है, लिहाजा उसके बच्चे छोड़ दो। तो ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम के उसवा कामिला से जानवरों के साथ हुस्न सलूक के भी हमें नमूने और मिसालें मिलती हैं। जैसे जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम की हम ज़िंदगी को पढ़ते हैं या सुनते हैं, बस बात इस यहाँ आके ख़त्म होती है। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इस ज़ौक़ और शौक़ से नबी रहमत अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा को जानने की कोशिश करें, जितना ज़ौक़ और शौक़ से हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर बने। जैसे जैसे जानते जाएंगे हम बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम में से सब लोग ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बेहतरी को हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं? हमारे पास दीन इस्लाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। क्योंकि माशरे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, माशरे में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, और अक्सर गिले शिकवे जो है वो रिश्तों में आ जाते हैं और हम कता ताल्लुक़ कर लेते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहते हैं कि नफ़रतों को आम नहीं करना, प्यार मोहब्बत इंसाफ को आम करना है। फर्दर भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही है आज के माशरे के हवाले से कि आज के माशरे को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास दीन इस्लाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। उसके लिए हमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि आज के दौर में हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हम एक तरफ हमारी ख्वाहिशात होती हैं कि हमें सुकून भी चाहिए, ज़हनी टेंशन भी नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस्लाम की तालीमात को फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। अल्लामा उमैर साहब आपसे मैं ये
जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हकूक़ुल इबाद के हवाले से बहुत ज़्यादा तालीमात हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे अगर बहन भाइयों के रिश्ते में देखें, हम देखते हैं कि आज के दौर में छोटी छोटी सी बात पर नाराज़गी हो जाती है, गिले शिकवे हो जाते हैं और उन्हें ख़त्म करने की बजाय कता ताल्लुकी तक बात आ जाती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है इस बारे में? नबी करीम अलैहिस्सलाम के उसवा हसना में इतनी ख़ूबसूरत बातें हमारे मुआशरे के लिए मौजूद हैं कि आज ये जो मुआशरा हमारा, इसकी ख़ूबसूरती फैमिली सिस्टम पे बेस्ड है और ये इतना ख़ूबसूरत ताल्लुक़ है फैमिली सिस्टम जो हमारे मुआशरे का एक हुस्न है कि अगर इसको निकाल दिया जाए तो मुआशरे में कुछ नहीं बचता, रूहानियत और सुकून सब निकल जाता है। वो सारे मुआशरे जहाँ पर एंग्ज़ाइटी, नफ्सियाती मसाइल और सुसाइड अटैम्प्ट्स बेशुमार पाई जाती हैं, वहाँ कर फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब्ड है। बिल्कुल सही। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में फ़ैमिली सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत सी तालीमात हैं। बहन भाइयों के हुकूक, अज़वाज के, मियाँ बीवी के आपस के हुकूक, औलाद के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, हत्ता के हमसायों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, यहाँ तक कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में ना लैसा मिन्ना या लैसा मिन्नी के अल्फाज के साथ अहादीस मुबारक हैं। वो कमोबेश 2 दर्जन के करीब अहादीस हैं जिनमें ताकीद ये है कि अगर फ़लाँ फ़लाँ काम आपने ना किया या फ़लाँ फ़लाँ काम आपने जो मना किया हुआ है वो किया तो आप हम में से नहीं हो, आप मेरी उम्मत में से नहीं हो, आप हमारे ग्रोह में से नहीं हो, आप मुझे पसंद नहीं हो। वो सारी की सारी अहादीस जो लैसा मिन्ना या लैसा मिन्नी के अल्फाज के साथ हैं, अगर हम उन्हें पढ़ के देखें तो सारी की सारी हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़। बेशक, बिल्कुल इसी तरह तो से ये हमारा जो फैमिली सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती का बायस है हमारे मुआशरे के लिए। अबरारुल हक ने एक बार एक बात सुनाई किसी टीवी शो में, कहने लगा कि मेरी बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई किसी मौके पे, तो उस कहता गुफ्तगू के दौरान उसने मुझे कहा मुझे आपकी इस्लाम की 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं और काश कि वो 2 चीज़ें हमारे मुआशरे का हिस्सा होती। तो अबरारुल हक ने उससे पूछा कि वो कौन सी 2 चीज़ें? वो कहने लगा कि एक है आपका ज़कात सिस्टम, कि अगर वो हो तो मुआशरे में कोई शख्स गरीब ना रहे, और एक आप लोगों का फैमिली सिस्टम कि अगर वो हो तो मुआशरे में कोई ज़ाती या नफ्सियाती मसाइल बाकी ना रहे। तो इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो दुनियावी एतबार से कितने बड़े मकाम तक पहुँचा, ज़ाहिरी बात है उसने इस्लाम का गहरा मुताला किया होगा, जो उसने कंक्लूजन निकाला कि ये 2 चीज़ें इस्लाम की ऐसी हैं जो किसी भी मुआशरे की बेहतरीन और ख़ूबसूरत बुनियादों के लिए, मजबूत बुनियादों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आज के दौर में हमारे इस्लाम को गैर मुस्लिम स्टडी कर रहे हैं और न सिर्फ स्टडी कर रहे हैं बल्कि सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि साइंसी अलूम हो, माशरती ज़िंदगी के हवाले से बात हो, हुकूमती निज़ाम को चलाने के हवाले से बात हो, तमाम तालीमात मौजूद हैं, हम उसे फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इस पर सैयद पीर अली हैदर साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें मिसाली सियासी हुकूमती निज़ाम को, वो किस तरह से हम तरतीब दे सकते हैं इस्लाम के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए? इसका वाहद हल है जी निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा का जो नफाज है ना, अगर हम मुकम्मल तौर पे उसे नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन जिस हद तक हम उसे कर सकते हैं, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मज़ाहिब को उनका हक़ दिया कि हर मुसलमान जो हैं वो दूसरे मज़ाहिब के साथ किस तरह कितना ताल्लुक़ रख सकते हैं, और इसी तरह जिस तरह मुआशरा किस तरह तश्कील पा सकता है। अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो अगर उस पर अमल करेंगे तो हम हर चीज़ में बेहतरी ला सकते हैं, सियासी एतबार से भी, इक़्तिसादी एतबार से भी, माशरती एतबार से भी, मुआशी एतबार से भी, हर लिहाज से हम खुद को। अब देखें ज़कात की लामा साहब ने बात की है, तो ज़कात थी क्या कि जो आप गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, अगर हम ज़कात अगर सारे देने लग जाएं तो हमारा दूसरा मुसलमान भाई जो है, जो नई रोटी खा सकता, वो भी रोटी भी खाने लग जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी के हवाले से हदीस पाक है कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिज़्क़ कुशादा हो और आपकी उम्र दराज हो, उम्र में बरकत हो, तो आप सिला रहमी करो। कितनी खूबसूरत बात है।
तो इसे अगर देखेंगे कि किस तरह सिला रहमी करें, आप किसी बीमार की इयादत करें वो भी सिला रहमी के ज़िम्मे में आ जाती है, किसी भूखे को खाना खिलाएं, हर एतबार से अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को लेकर चलेंगे तो हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुआशरा भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से माशरे के सुधार के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स हमें इस्लाम ने हमारी तालीमात में शामिल किए हैं। बस ज़रूरत इस सबर की है कि उसे प्रैक्टिकली अल्लामा उमैर साहब हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हलाल रोज़ी के हवाले से हम बात करें, हम देखते हैं कि रोज़ी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं, फिर भी हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह से सोसाइटी में देखते हैं? हलाल रोज़ी कमाने वाले के हवाले से, हलाल रोज़ी के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताकीद और वईद से भरपूर हदीस भी हैं हराम के लुकमा से बचने के एतबार से, कि अगर कोई लुकमा हराम आप खाएंगे तो आपकी दुआ और इबादत कबूल नहीं होती। इससे मुतालिक भी बड़ी वईदें हैं। यहाँ तक कि मिलावट से मुतालिक वही, जैसे मैंने लईसा मिन्ना की गुजारिश की आपसे बताया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ये भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। अब इसमें मिलावट में सारी किस्म की मिलावटें आ जाती हैं। बिल्कुल सही। वो अगर कोई झूठ की मिलावट कर दी आपने सौदेबाजी करते हुए तो वो भी मिलावट है। अगर आपने मटेरियल में कोई चीज़ मिला दी तो वो भी मिलावट है। अगर आपने उसको किसी और एंगल से पेश किया चीज़ को जो कि उसकी हकीकत नहीं है तो ये भी मिलावट है। तो ये भी एक मुआशरती एतबार से एक हुकूकुल इबाद में आने वाली चीज़ है, जिसमें नबी करीम अलैहि सल्लम ने लईसा मिन्ना का इरशाद फरमाया। हलाल के कमाने के एतबार से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की तरबियत कैसी फरमाई। सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरे पास है कुछ नहीं खाने को। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई चीज़ घर में पड़ी है? उन्होंने कहा जी हाँ जी फ़लाँ चीज़ पड़ी है। फरमाया लेके आओ, इसे फ़रोख्त करके पैसे लेके आओ। फ़रोख्त की गई तो वो 2 दिरहम मिले। फरमाया 1 दिरहम का आटा ख़रीद के घर दे आओ, 1 वापस मेरे पास ले आओ। वो 1 वापस ले आए, 1 दिरहम का आटा ख़रीद के घर फैमिली को दे आए। आपने फरमाया इसका कुल्हाड़ा ख़रीद के लाओ, तो कुल्हाड़े का जो लोहे वाला हिस्सा है वो ख़रीद के ले आए। ख़ुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दरख्त की टहनी काट के अपने हाथों से उसमें दस्ती डाली कुल्हाड़े में, और उन्हें कहा कि अब इससे लकड़ियाँ काटो और मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जाओ। तो ये कैसी तरगीब है आका करीम अलैहिस्सलाम की। ये जो हमारे सिस्टम में बैगिंग है, ये जो फ़कीर पेशावर बहुत सारे मांगते फिरते हैं, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, माफिया है ये भी। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में ये मिसाल बैगिंग से रोक के रिज़्क़ हलाल कमाने और अपनी मेहनत के साथ साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने के एतबार से मोटिवेट करती है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की, बहुत अच्छे ताजिर थे और बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे। मक्का में मदीना गए खाली हाथ थे, तो मदीना की मार्केट में गए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तश्कील दी गई मार्केट मंडी जो उसूलों पे मबनी थी। तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, जो जानवरों के चौपाए के गले में डाली जाने वाली रस्सी और पट्टा है उसको ख़रीद कर एक ख़रीदा फिर बेच दिया। तो रिज़्क़ हलाल अब एक सहाबी हों, अशरा मुबशरा में से हों, जलीलुल कद्र हों, मुहाजिर भी हों, सारे गज़वात में शरीक भी हों, ये कैसे मुमकिन है कि वो हलाल ना कमाएं? बेशक। ये कैसे मुमकिन है कि वो खैरात ना करते हों? ये कैसे मुमकिन है वो ज़कात ना देते हों? तो उन्होंने ज़कात और खैरात भी किया, हलाल भी कमाया, और अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बरकत दी कि जानवर के गले में डाली जाने वाली रस्सी से कारोबार शुरू किया। जब उनका विसाल हुआ तो उनके तरका में जो माल था उसमें से 80-80 हज़ार दिरहम उनकी अज़वाज को मिले, और जो सोने की ईंटें और सोना जो था जब तरके में तकसीम किया जाने लगा तो उसको तोड़ने के लिए, कुल्हाड़े के साथ तोड़ने के लिए जो मज़दूर लगे थे उनके हाथों में छाले पड़ गए। बिल्कुल इसी तरह से है हमारे प्यारे दीन इस्लाम में बहुत बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल हैं, और अगर हम हमारे आज के माशरे के साथ कंपैरिजन करें तो बहुत सारी चेंजेस हैं जो कि हमारे माशरे में रिक्वायर्ड हैं। इस पर फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बात हो रही है इस्लामी तालीमात के हवाले से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसानों के कुछ तालीमात दी हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किसी महज एक दौर के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है। सीखने की ज़रूरत हमें है कि हम किस तरह से ईमानदार बने, किस तरह से इंसाफ पसंद बने, किस तरह से माशरती बुराइयों से अपने आप को बचाएँ। आज इस बात की ज़रूरत है। एक तरफ हम बात करते हैं एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की, एक मिसाली माशरे के हवाले से, लेकिन उस मिसाली माशरे की तश्कील के लिए एफ़र्ट्स चाहिए, और वो एफ़र्ट्स हमारे दीन इस्लाम में मौजूद हैं, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अली हैदर साहब कि हम देखते हैं कि आज के दौर में बेईमानी है, रिश्वत है, और अगर हम इसका जिसे कहते हैं कंपैरिजन करें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, तो हमारे प्यारे नबी को दुश्मन भी ईमानदार कहते थे। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में कितना बिगाड़ पैदा कर रही है? सबसे ज़्यादा बिगाड़ इस बात का कि हमें ये नहीं सोचते कि हम किस नबी की उम्मत हैं। जिन्हें देखें, अबू जहल ने जब कुफ़ार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, आपने दावत की, दावत ज़ुलशीरा जिसे कहा गया, हज़रत अबू तालिब के घर, उसमें बिठाया सबको, ख़ानदान वालों को सबसे पहले बुला के उन्हें कहा कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने गुजरी है, मैंने कभी झूठ बोला नहीं, मैंने कभी अमानत में ख़यानत की नहीं, और मेरी ज़िंदगी का कोई एक करैक्टर जो है करैक्टरलेस कोई काम उनका बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक थी। आपने फरमाया कि फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो। उस बात से वो ख़िलाफ़ हो गए, लेकिन जो कुफ़ार थे अबू जहल वगैरह, अबू लहब वगैरह, लेकिन जो बात उन्होंने भी मानी कि आप रहमतुल लिल आलमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व अमीन भी मानते थे आपको, आपका करैक्टर जो है उसे भी मानते थे कि आप करैक्टरलेस नहीं हैं। तो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती आशिक, रबीउल अव्वल गुज़र रहा है अभी माशाल्लाह, सरकार की आमद का महीना। तो मैं इस हवाले से भी बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि हमें आशिक रसूल हकीकी मानों में बनना है। बेशक हमें सिर्फ बातों की हद तक या नारों की हद तक ही नहीं, हमें हमारा किरदार बताए कि हम आशिक रसूल हैं। बेशक जिस तरह एक शायर ने बहुत खूब लिखा है कि खुद को देखो कौन सी सफ़ में हो तुम, जिसका कायद है इब्ने हैदर या यजीद, अपने कौलो फेल को, किरदार को देख लो, ये किसके है ज़्यादा करीब। अब हमें ये देखना है कि हमारा करैक्टर, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार के मुताबिक है, आपके फरामीन के मुताबिक है, या उसके अपोजिट है। यजीद के साथ इमाम हुसैन की जंग किस बात की थी? इसी बात की थी ना कि वो शरीयत की धज्जियाँ उड़ाता था और हक पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, नहीं करते थे। तो हमें आज भी अगर हम उसी बात पे आ जाएं, बात बार बार वही रिपीट हो रही है कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पे आ जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना मौजूद है। जब अमली नमूना है तो फिर अमली नमूने पे अगर हम अमल कर लेंगे तो हमारी दीन भी बेहतर हो जाएगा, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से है, और कहते हैं कि दीन और दुनिया के बेहतरी इसी में है कि जो हमें हमारे ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने के लिए कुछ असूल है उन्हें फ़ॉलो किया जाए। यहाँ पर लामा साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने हलाल रोज़ी के हवाले से डिस्कशन की, एक और एलिमेंट है जो मैं समझती हूँ हमारी सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। हम हमारे जो मातहत हैं उन्हें उजरत उसके मुताबिक नहीं देते। हम देखते हैं कि हमारे दीन में तो ये बात है ना कि मज़दूर को मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें फॉलो नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अदम बर्दाश्त भी है, मसावत भी नहीं है, अदल भी नहीं हो रहा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी सोसाइटी को एक दीमक की तरह खा रही हैं। इसका हल क्या है? इसका हल भी वही है जो आज का मेन मौजू है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक हम सब के लिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। हाँ, हमने एग्ज़ाम्पल्स, मिसालें ढूंढनी है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से, कौन कौन सी मिसाल किस किस शोबा ज़िंदगी में हमारे लिए मुआविन साबित होती है। इस शोबा में भी मिसालें हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में। कहीं किसी एक रिवायत में है कि हज़रत अनस बिन मालिक 20 साल रहे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में, और कहीं है कि 10 साल रहे। चलें 10 साल भी मान लें तो ख़ुद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि मैं इतना तवील अरसा रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहा हूँ, आपकी ग़ुलामी में, खिदमत में,
और कोई एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे सख्ती से डांटना या मारना तो दूर की बात, कोई हल्का सा झिड़का भी हो तो। और कितना तवील अरसा है। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। वो तो ग़ुलाम के तौर पर आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए थे। यहाँ तो हम मुलाजिम की बात करते हैं जो अपना टाइम देता तो उसकी पे लेता है और चला जाता है, वो हमारा टोटल ग़ुलाम नहीं होता, 24/7 हमारा सबॉर्डिनेट नहीं है। लेकिन ग़ुलाम की कैफियत और हालत क्या थी उस ज़माने में। लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम को वो ग़ुलाम तोहफ़ा के तौर पर मिले। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहीं से ढूंढते ढूंढते उनके वालिद और उनके चचा आ गए रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास कि हमारा बेटा है, ऐसे कहीं से बिकता बिकता ग़ुलाम बनकर आ गया आपके पास, तो हम ये मालो दौलत हमारे पास है, लेके आए हैं, जो चाहते हैं वो ले लें, हमारा बेटा हमें दे दें। तो मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम, आपको अपने सीरत व किरदार पे कितना भरोसा है, कॉन्फिडेंस भी होता है फिर इंसान को, और वो तब होता है जब वो खुद प्योर हो अपने किरदार में, करैक्टर में। फरमाया कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए तुमसे, कोई इसके एवज़ और बदले में कोई माल व दौलत नहीं चाहिए, मैं इसको मुफ्त में आपको देता हूँ, हाँ इससे पूछ लो ये तुम्हारे साथ जाना चाहता है कि नहीं। तो बेटा आया है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और वालिद सामने है, चचा सामने है, बड़े फिराक से बड़े दिनों बाद मिले, रोए भी होंगे, बड़े वहाँ पर एक इमोशनल कैफियत होगी। इसी तरह से उस कैफियत के बावजूद बाप ने, चचा ने पूछा, बेटे हम इतने अरसे से तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर रहे थे, हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे, चलो हमारे साथ घर। तो बेटा क्या कहता है? क्या बेटा कहता है कि मुझे यहाँ पर इनके पास रहना तुम्हारे साथ जाने से लाख दर्जे बेहतर है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं इस ग़ुलामी को उस आज़ादी पे तरजीह देता हूँ। तो वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में रहना उन्होंने पसंद किया और वो नहीं गए अपने वालिद गिरामी के साथ। क्या बताता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अमल अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने मतहतों के साथ, अपने खादिमीन के साथ इतना खूबसूरत और अच्छा था कि वो आका करीम अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। बेशक। बचपन में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आका करीम अलैहिस्सलाम उन्हें कहीं किसी जगह कोई काम भेजते, तो एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि वो रास्ते में कहीं खेलने लग गए। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम उनके पास आए ढूंढते हुए और फरमाया, मैंने तो तुम्हें कहीं काम भेजा था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं तो खेलने लग गया। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए उन्हें अपने साथ उठा के ले चल पड़े। तो ये आपका किरदार है। अगर हम ये मिसालें उसवाए कामिला से देखें तो इस मामले में भी अपने मुलाजिमीन के साथ और मतहतों के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये भी हम सीख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, हमारे दीन इस्लाम में तालीमात मौजूद हैं, बस ज़रूरत इस अमल की है कि हमने उसे प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। बेहतरी की गुंजाइश रहती है अगर आपके जहन में या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, तो लाजमी मदद करें, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इसी बात की तालीमात देता है। बहुत शुक्रिया अल्लामा उमैर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया पीर सैयद हैदर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इस्लामी तालीमात के हवाले से बात हो या प्रोग्रेसिव माशरे के हवाले से बात हो, तो हमें एक ऐसा माशरा तश्कील देने की ज़रूरत है जहाँ पर मसावत हो, जहाँ पर अदल हो, जहाँ पर इंसाफ हो। तो इस चीज़ की जो आगाज़ है वो इंडिविजुअली भी किया जा सकता है। आप अपने से बेहतरी का आगाज़ करें, बारिश का पहला कतरा बने, तो आसपास जो है वो बेहतरी खुद ब खुद आ जाएगी। इसके साथ ही मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।